हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और ये वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली है, और ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट बना रहेगा। तो चलिए हम कवर करते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा, लेकिन हम सही तरीके से इसको कवर करने की कोशिश हम करेंगे। तो क्वेश्चन आज का है, वैश्वीकरण क्या है तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें, या फिर परिणामों का वर्णन करें, या फिर वैश्वीकरण के 3 आयामों का वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th में। लेकिन ग्रेजुएशन में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वैश्वीकरण के पक्ष में या विपक्ष में तर्क दीजिए, वैश्वीकरण की आलोचना कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण की आलोचना यानी कि वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क देना, इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण के नकारात्मक पॉइंट राइट करना है कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव नकारात्मक पड़ा है विश्व के देशों के ऊपर, वो हमें राइट करना है। ठीक है, और वहीं पे वैश्वीकरण के पक्ष में अगर तर्क देना है तो वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक परिणाम है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिजाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। और सब में आप देखोगे तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव होगा। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आप देख रहे होगे। सेम राजनीतिक जो प्रभाव है, ठीक है, उसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी तरह से कवर करेंगे और आपको इसी तरह से समझ में आना आ जाएगा कि वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क दे और विपक्ष में क्या तर्क दे, यानी वैश्वीकरण के लाभ और हानि। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन है जो आसपास घूमता फिरता है। बस एग्जामिनर क्वेश्चन का रूप बदल देता है और इसलिए बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया हूँ इंट्रोडक्शन में ही। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजियों, श्रम और विचारों का आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जब वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूंजी आदि का आदान प्रदान होता है तो इसे ही हम वैश्वीकरण कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर डेफिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ना इसमें एक परिभाषा भी जोड़ सकती हो। परिभाषा में आप क्या राइट कर सकती हो, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जुड़ना ही क्या है, वैश्वीकरण है। या फिर कह सकते हो अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम। जब इन सभी चीज़ों का वैश्विक स्तर पर, इन सभी चीज़ों का मतलब ऊपर जो मैंने बताया हूँ, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम, विचार आदि चीज़ों का वैश्विक स्तर पर आना जाना मुक्त रूप से, वो भी तेजी से होता है, तो उसे ही वैश्वीकरण कह देते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पे बहुत तेजी से अगर ये सब आते जाते हैं, आदान प्रदान होता है, तो यही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का शुरुआत साधारणतया दूसरे विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यानी कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो 1945 के बाद से वैश्वीकरण की शुरुआत माना जाता है। वैश्वीकरण दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी होता था, लेकिन उस वैश्वीकरण के अंतर्गत जो वस्तुएं, सेवाएं आदि है, वो बहुत धीमी गति से आदान प्रदान होता था। इसलिए हमने उसे वैश्वीकरण का नाम नहीं दिया, और देंगे भी तो उसे हम प्रारंभिक वैश्वीकरण का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि शुरुआती वैश्वीकरण का नाम देंगे। लेकिन 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण में तेजी आई, यानी वस्तुओं, सेवाओं, पूंजियों और श्रम, विचारों आदि का आदान प्रदान होने में बहुत ही ज़्यादा तेजी आ गई। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे वैश्वीकरण कह दिए। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था है, यानी विश्व के जितने भी देश है, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था है एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, इन चीज़ों का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर काफ़ी तेज हुआ है, यानी वस्तुएं, सेवाएं, श्रम, विचार, पूंजी, इन सब का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, इसलिए हम इसे वैश्वीकरण का नाम दे दिए। वैश्विक
वैश्वीकरण का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे कुछ क्रियाकलाप, ठीक है, और यही चीजें होती है वैश्विक स्तर पे। वैश्वीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूंजीवादी देशों का कहीं ना कहीं वैश्वीकरण में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी जो देश है, पश्चिमी जो देश है, वैश्वीकरण की वजह से अधिक लाभ कमा पा रहे हैं, ठीक है, उनका व्यापार निवेश विश्व भर में फल फूल रहा है। वहीं पे विकासशील देशों की अगर बात करें तो उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब ही हो रहा है, वो कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ऐसे चीज़ें हम आपको परिणाम में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। जितना भी मैंने अभी समझाया हूँ ये वैश्वीकरण का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यानी कि कह लो वैश्वीकरण का पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं वैश्वीकरण के आयाम। तो वैश्वीकरण के आयाम 3 होते हैं। वैश्वीकरण का 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? तो आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। प्रभाव भी यही 3 है, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, और परिणाम भी यही 3 है, ठीक है। अब हम प्रभाव या परिणाम की अगर बात करें तो प्रभाव नकारात्मक भी पड़ता है और सकारात्मक भी, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव यानी परिणाम या कह लो आयाम। तो आर्थिक प्रभाव सकारात्मक रूप से कैसे पड़ा है देशों के ऊपर वो जान लेते हैं। तो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ा है कैसे? तो पहला पॉइंट है विश्व व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, इससे विश्व भर के देशों का तेजी से विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया हूँ कि विकसित और विकासशील देशों का विकास तेजी से हो रहा है। विकसित तो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, लेकिन विकासशील जो देश है उनका तेजी से विकास होना शुरू हुआ है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं आदि की भरमार दुनिया भर में बढ़ी है। इससे लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो जाती है और उनकी जीवन स्तर की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है संचार प्रणाली और विभिन्न प्रकार के तकनीकों का विकास हुआ है वैश्वीकरण की वजह से। तो ये भी रीजन है, मतलब अच्छा प्रभाव का, ठीक है। पांचवा पॉइंट है व्यापार निवेश के बढ़ने से विश्व भर के देशों के बीच में आर्थिक संबंध मजबूत हुआ है। यानी दुनिया भर के देशों के बीच में पहले कुछ खास संबंध नहीं हुआ करता था, लेकिन व्यापार और निवेश बढ़ने की वजह से देशों के बीच में आर्थिक सहयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। तो ये सकारात्मक प्रभाव था वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का, ठीक है। अब हम आर्थिक में नकारात्मक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है नकारात्मक रूप से। तो विकासशील देशों का पश्चिमी बाजारों तक पहुंच नहीं बन पा रहा है। यानी वैश्वीकरण में व्यापार निवेश तो बढ़ा है, लेकिन विकसित देशों का व्यापार निवेश बढ़ा है। विकासशील देश जब अपने वस्तुएं पश्चिमी देशों में जाकर बेचते हैं तो उनको सामान बिकता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि विकासशील देशों की बात करें तो उनकी जो सामान है खराब क्वालिटी का होता है और काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से उनका विकासशील देशों का पहुंच पश्चिमी बाजारों तक नहीं बन पा रहा है। तो वैश्वीकरण का ये नकारात्मक पॉइंट है। नेक्स्ट, विकासशील देश कर्ज के तले लगातार दबता जा रहा है, जिसकी वजह से आज कई सारे देश कंगाल भी हो गए हैं। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान होने जा रहा है, मिस्र भी कंगाल होने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही दुनिया के कई सारे देश है जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। कमजोर राज्य वस्तुओं, सेवाओं आदि के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर हो रहा है। मतलब दुनिया के जितने भी विकासशील देश है उसमें ज़्यादातर विकासशील देश वस्तुओं, सेवाओं, श्रम आदि के मामले में दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके खुद के जो उद्योग है वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, या करते भी होगी तो काफ़ी महंगी होगी। तो ऐसे में जो जनता है वो विदेशी सामानों की ज़्यादा मांग करते हैं। तो इसी वजह से कमज़ोर देश दूसरे राज्यों पे ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के मामले में। नेक्स्ट है विकासशील देशों का उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण की वजह से विकसित देशों का उद्योग धंधे बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और स्ट्रॉन्ग हो चुका है वो, ठीक है। और विकासशील देशों के उद्योग धंधे जो छोटे मोटे हैं वो कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, प्रतियोगिता में मतलब उनका सामना नहीं कर पा रहा है विकसित देशों के उद्योगों से। तो इसलिए कमज़ोर देशों के जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, और जो भी उद्योग था घरेलू, वो सारे नष्ट हो रहा है विदेशी उद्योगों की वजह से। और इससे किसानों की स्थिति देश के अंदर खराब हो रहा है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ रहा है। और छठा पॉइंट है कि विकासशील देशों की मुद्रा में गिरावट आ रही है तथा अमेरिकी डॉलर का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये विकासशील देशों की मुद्रा गिरना और सिर्फ अमेरिकी डॉलर का ही उत्थान होना, या यूरोपीय मुद्रा जो यूरो मुद्रा है उसका उत्थान होना, तो ये सब नकारात्मक पॉइंट में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का है। और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव यानी परिणाम में 2 पॉइंट करवाया हूँ, सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क लिखने के लिए बोलेगा तो इसका सकारात्मक पॉइंट लिखिएगा, और वैश्वीकरण के नकारात्मक विपक्ष में तर्क देना है तो उस समय नकारात्मक पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं राजनीतिक संबंध वैश्वीकरण के। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक संबंध में सबसे पहले सकारात्मक समझ लेते हैं। तो राज्यों के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत हुई है। ठीक है, वैश्वीकरण की वजह से जब दो राज्यों के बीच में लेन देन बढ़ती है तो इससे राजनीतिक संबंध उन दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, अच्छी होती है। जैसे भारत और रूस के बीच की अगर बात करें, भारत इजराइल की बात करें, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, भारत चीन, इनके बीच में ना राजनीतिक संबंध कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। ठीक है, हालांकि चाइना की अगर बात करें तो राजनीतिक संबंध तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर इशू और जल इशू और पाकिस्तान के सपोर्ट के मामले में और भी कई मामलों में पाकिस्तान चीन के साथ हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की वजह से विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक संबंध मजबूत होता है देशों के बीच में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वैश्विक राजनीति में प्रत्येक देशों का महत्व बढ़ा है। वैश्वीकरण ही है जिससे विश्व के हर एक छोटे से छोटे देशों का महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। अब वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव का नकारात्मक पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव नकारात्मक रूप से क्या पड़ा है, तो राज्य है ना पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे वैश्वीकरण से पहले, लेकिन वैश्वीकरण के आने की वजह से हर राज्य दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो रहा है, निर्भरता ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विशेषकर विकासशील देशों की बात करें तो विभिन्न मामलों में अन्य देशों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। हालांकि हर देश चाहे विकसित हो विकासशील हो, हर देश एक दूसरे पर निर्भर होता ही है। ठीक है, जैसे भारत जैसे देशों की अगर बात करें तो ये सैन्य तकनीकों के मामले में और तेल के मामले में अन्य देशों पर निर्भर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो खाड़ी देश है जहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, तो खाड़ी देशों में मतलब अनाज की कमी रहता है, तो वो देश अनाज के मामले में भारत जैसे और अन्य कृषि प्रधान देशों पर निर्भर रहते हैं। अमेरिका जैसे देशों पर हम सैन्य तकनीकों के मामले में निर्भर रहते हैं, तो उसी प्रकार से वो भी हमारे ऊपर अन्य श्रम होता है, सेवाएं होती है, सॉफ्टवेयर या फिर कह सकते हैं हम विभिन्न मामलों में अमेरिका जैसे देश भी हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी कि हर देश एक दूसरे पर निर्भर रहता ही रहता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार, यानी देश विश्व के हर एक राज्य है जो कमजोर है, ठीक है, विकासशील है, ऐसी सरकारें और भी ज़्यादा कमजोर हुई है वैश्वीकरण के आ जाने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य अब बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। ठीक है, पहले जितने भी राज्य हुआ करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन देश का तेजी से विकास करने के चक्कर में वैश्वीकरण अपनाया गया और भी पूंजीवादी व्यवस्था के कई सारे चीज़ों को अपनाया गया, जिसकी वजह से हुआ ये है कि अब लोक कल्याण के बजाय बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बदल रहा है हमारी देश की अर्थव्यवस्था। यानी जो सरकारें हैं उद्योगपतियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ताकि उद्योगपतियों का जब उद्योग धंधे मजबूत होगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, और देश का उत्पादन बढ़ेगा तो देश का भी विकास होगा। ठीक है, देश का विकास होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण होगा। कई बार ये होता है कि सरकारें उद्योगपतियों का करोड़ों हजारों अरबों का कर्ज माफ कर देते हैं, और वो कर्ज जो माफ होता है वो टैक्स के रूप में जनता पर ही थोपा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी जो राज्य पहले हुआ करता था अब वो उद्योगपतियों को ज़्यादा
प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ताकि देश का उत्पादन बढ़े, देश का विकास हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकारें अब लाभ पर ज़्यादा बल दे रहा है देन किसके, लोक कल्याण की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बदल रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। अब हम अपने देश की क्षेत्रीय असमानता की बात नहीं कर रहे हैं, ये वैश्वीकरण यानी कि पूरे विश्व की बात चल रहा है। तो विश्व में भी तो क्षेत्रीय असमानता होती है, जैसे यूरोपीय देश और पश्चिमी देश जो है, अमेरिका जैसे देश, इन सब देशों में ज़्यादातर जो देश है विकसित है, इक्का दुक्का देश ही होगा मुश्किल से जो अभी भी विकासशील अवस्था में होगा। लेकिन एशिया अफ्रीका के देशों की अगर बात करें तो वो अभी भी विकासशील अवस्था में है, ठीक है, और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो ये वैश्वीकरण की वजह से क्षेत्रीय असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और पश्चिमी देशों का वर्चस्व भी काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। और जो विकासशील राज्य है, मतलब अविकसित राज्य है यानी कमज़ोर देश जो है, वो कर्ज के तले लगातार दबते जा रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे नकारात्मक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम सांस्कृतिक प्रभाव समझ लेते हैं वैश्वीकरण का। तो सांस्कृतिक प्रभाव में भी जाहिर सी बात है सकारात्मक पॉइंट पढ़ेंगे और नकारात्मक पॉइंट पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक प्रभाव हम जान लेते हैं पहले सकारात्मक। तो वैश्विक संस्कृति में समरूपता आ रही है वैश्वीकरण की वजह से, यानी कि पूरा विश्व की संस्कृति एक जैसी होती जा रही है, ठीक है। समरूपता मतलब एक जैसा होना, और वैश्विक संस्कृति में समरूपता आ रही है, इसी को मैकडोनाल्डीकरण कह दिया गया, ठीक है। भाषा का अध्ययन बढ़ा है, विश्व भर के देशों में भाषा का अध्ययन बढ़ा है, ठीक है। यानी कि आज दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा सीखी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंच भाषा है और इटालियन भाषा है, चाइनीज़ भाषा, हिंदी भाषा, ये दुनिया भर में अभी भाषाएं सीखी जा रही है। भाषाओं का अध्ययन इससे स्पष्ट होता है कि बढ़ा है। तो ये पूरे विश्व की संस्कृति को एक करने का काम कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी वैश्वीकरण की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रही है, क्योंकि वैश्वीकरण ऐसे बहुत सारे तकनीकी और सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं हर देश में, जिससे वहाँ की संस्कृति काफ़ी अच्छी होती जा रही है। पूरा विश्व एक परिवार के रूप में उदय हो रहा है, उभर रहा है। यानी कि अब हमें लगता ही नहीं है कि वो दूसरा देश है या अन्य देश है। अब जब हम दूसरे देशों में भ्रमण करते हैं ना, तो इससे उस देश के लिए भी हमारा प्रेम भाव जागता है। जब तक हम अपने ही देश में रहेंगे तो हमारा प्रेम भाव सिर्फ अपने देश से ही रहेगा, लेकिन वहीं पे जब दुनिया भर के देशों में हम भ्रमण करते हैं तो हमारा प्रेम और भाव दुनिया के हर एक देशों के लिए बढ़ता है। तो इससे पूरा विश्व एक परिवार के रूप में उदय हो रहा है, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की वजह से विभिन्न देशों के बीच में मेल मिलाप और पर्यटन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और इसके वजह से भी संस्कृति का अध्ययन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव भी है वैश्वीकरण के संस्कृति में। तो सांस्कृतिक प्रभाव का नकारात्मक पॉइंट क्या है, तो पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व विश्व भर में बढ़ रहा है। हालांकि ये संस्कृति उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती है जितनी कि भारतीय संस्कृति को मानी जाती है, या जो विकासशील देश है जो अपने हजारों लाखों साल पुरानी जो संस्कृति है उनको सेव कर रखे हैं। ये पश्चिमी संस्कृति के वर्चस्व की वजह से उनकी संस्कृति नष्ट हो रहा है, ठीक है। विकासशील देशों की संस्कृति खतरे में है, नष्ट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। और लोग अपने संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति के चौकाचौंध में फंस रहे हैं। तो वैश्वीकरण का ये नकारात्मक पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था।